Any song hình ảnh ना नाने जिन हो वैसे ही वह शायद अच्छी प्रथम अथम एक ऐसा नाम जो ज्ञान और राष्ट्र निर्माण से गूंजता है का जन्म 36 के आसपास मैनकोइनांग के शांत गांव में हुआ था, जो अब लेसोथो के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। वह हीना मोखा चेन के सबसे बड़ा बेटा था, जो बामोकोटेली का एक सम्मानित लेकिन छोटा सरदार था, जो बड़े कोयनाच से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ था। खोलू, जो मोखा चैन की पहली और वरिष्ठ पत्नी थी, नए परिवार में शांत शक्ति और कुलीनता की भावना लाई। उन्हें लेपोको नाम दिया गया था, सेसोथो भाषा में एक शब्द जिसका अर्थ वो विवाद है। यह असामान्य नाम उनके चरित्र की भविष्यवाणी नहीं था, बल्कि उनके आगमन के आसपास की परेशान परिस्थितियों का प्रतिबिंब था, क्योंकि उस समय उनके समुदाय में जादू टोना के आरोप प्रचलित थे। लेपोको ने एक तेज बुद्धि और जिज्ञासा प्रदर्शित की, जिसने उन्हें अपने साथियों से अलग कर दिया। उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष अपने पिता के मवेशियों को चराने में बिताए, एक सामान्य जिम्मेदारी जिसने उन्हें नेतृत्व, रणनीति और भूमि के बारे में मूल्यवान सबक सिखाया। अब नए दीक्षा समारोह मर्दानगी में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण संस्कार पूरा करने के बाद छोड़ दिया। उन्हें तब लेटलामा के नाम से जाना जाता था, एक नाम जिसका अर्थ मजबूत बंधन था, जिसने लोगों के एकीकरणकर्ता के रूप में उनकी भविष्य की भूमिका का संकेत दिया। अपनी युवावस्था में लिटिल लामा एक शांत देहाती जीवन से संतुष्ट नहीं था। उसने अपनी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश की। वह जल्दी ही मवेशी छापे का नेतृत्व करने में अपनी दुस्साहस और कौशल के लिए जाना जाने लगा, एक युवा व्यक्ति से बहादुरी और रणनीतिक कौशल का एक पारंपरिक माप। उनके सबसे प्रसिद्ध प्रारंभिक कारनामों में से एक पड़ोसी सरदार रामोना हेंग के खिलाफ एक साहसी और अत्यधिक सफल छापा। उन्हें उपलब्धि पर इतना गर्व था कि उन्होंने इस घटना को मनाने के लिए एक प्रशंसा कविता, एक लेखकों की रचना की है। उन्होंने खुद को एक तेज उस्तरा से प्रसिद्ध किया, जिसने रामोना हेंग की दाढ़ी को साफ सुथरा मुंडवा दिया। इस शक्तिशाली कल्पना ने उनके सबसे स्थायी नाम को जन्म दिया। यह नाम से सोतो में स्वश स्वश ध्वनि का एक अनोमेटोपोइक प्रतिनिधित्व है, जो एक उस्तरा दाढ़ी बनाते समय करता है। शेवर के रूप में जाना जाने लगा, एक ऐसा नाम जो अपने दुश्मनों को उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा से वंचित करने की उनकी क्षमता को दर्शाता था। ऐसा नए चीज शरीरी एलियो में करना बहुत येती है। अलियास सकते समय है 28 वर्ष की परिपक्व उम्र में मोशे प्रथम ने आधिकारिक तौर पर अपने वृद्ध पिता से सरदार का पद संभाला। उन्होंने केवल अपने पिता के लोगों को विरासत में लिया, उन्होंने बामोकोटेली से अलग होकर अपना खुद का कबीला स्थापित किया। नेता के रूप में उनकी पहली बड़ी बस्ती बुथाबुथे पर्वत के तल पर स्थापित की गई, एक स्थान जिसे उसकी प्राकृतिक रक्षात्मक गुणों के लिए चुना गया था। उनके उत्थान का यह काल दुखद रूप से मैफेन के साथ मेल खाता था। दक्षिणी अफ्रीका में अभूतपूर्व अराजकता और हिंसा का समय, जिसे डिफाकाने या विपदा के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, बड़े पैमाने पर दुर्जय राजा शाका के अधीन जुलू साम्राज्य के आक्रामक विस्तार से उकसाया गया। विस्थापित लोगों और हमलावर सेनाओं की लहरों के बाद लहरों ने हाईवे में बह गए, अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया। बुथा में भी गढ़ बार बार के हमलों और घेराबंदी के लिए कमजोर साबित हुआ। अपनी स्थिति की अनिश्चितता को पहचानते हुए मोशो एशोए प्रथम ने एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने पूरे राष्ट्र को एक नए, अधिक रक्षात्मक स्थान पर ले जाने का फैसला किया। चुना गया गंतव्य एक सपाट चोटी वाला पहाड़ था,
एक लगभग अभेद्य प्राकृतिक किला जिसे चिलोने पठार के नाम से जाना जाता था। मासी ये जिसी सवारे आप सजाया एवं सजाया तेरेस तो नेचर सोरे प्रतीकवाद के अपने विशिष्ट फ्लेयर के साथ इस नए घर का नाम थबा बोसियो रखा। जिसके ये अली चाइना अरे ये नाम इस विश्वास से लिया गया था कि रात में पहाड़ लंबा और अधिक दुर्जय हो जाता है, जादुई रूप से अपने निवासियों की रक्षा करता है। थबा बोसियो बढ़ते बासोतो साम्राज्य का दिल और आत्मा बन गया। अराजकता की दुनिया में एक अभयारण्य। इस सुरक्षित आधार से मोशे शोए प्रथम ने अपनी सबसे शानदार नीति लागू की, कूटनीति और आत्मसात के माध्यम से राष्ट्र निर्माण। उन्होंने केवल अन्य कबीलों को जीता या खदेड़ा नहीं, उन्होंने उन्हें आत्मसात कर लिया। शरणार्थियों और बिखरे हुए समूहों के अवशेषों का स्वागत किया गया जिन्होंने उनके पहाड़ी किले की सुरक्षा मांगी। ने उन्हें भोजन, भूमि और सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकन के भयावहता से सुरक्षा प्रदान की। इन विविध समूहों को एक नई सामूहिक पहचान में एकीकृत किया गया। राजनीतिक कीमिया के इस उत्कृष्ट कार्य के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे लोग जो केवल रक्त से ही नहीं बल्कि अपने बुद्धिमान राजा के प्रति साझा निष्ठा से एकजुट थे। मोशे शोए प्रथम के शासनकाल को उनकी असाधारण राजनयिक कौशल द्वारा चिन्हित किया गया था, एक कौशल जो किसी भी सैन्य जीत जितना ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने पेरिस इवेंजेलिकल मिशनरी सोसाइटी से फ्रांसीसी मिशनरियों का चतुराई से स्वागत किया। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से एक पड़ोसी सरदार को मवेशियों का उपहार भेजा, जिसमें उनसे पुरुषों को भेजने के लिए कहा गया था जो पढ़ और लिख सकते थे। मोशे शोए प्रथम ने मिशनरियों को केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में नहीं देखा, बल्कि व्यापक दुनिया से एक महत्वपूर्ण कड़ी और मूल्यवान ज्ञान के स्रोत के रूप में देखा। उन्होंने केप कॉलोनी में शक्तिशाली ब्रिटिश राजनेताओं के साथ राजनयिक चैनल स्थापित करने के लिए उनकी साक्षरता और उनके कनेक्शन का उपयोग किया। इस दूरदर्शिता ने उन्हें अपनी शर्तों पर अतिक्रमणकारी यूरोपीय शक्तियों के साथ जुड़ने की अनुमति दी। मोशे शोए प्रथम ने अपने लोगों के अस्तित्व की गारंटी के लिए सैन्य शक्ति की आवश्यकता को समझा। उन्होंने युद्ध की बदलती प्रकृति को पहचानते हुए अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने का एक कार्यक्रम शुरू किया। रणनीतिक व्यापार के माध्यम से उन्होंने आग्नेयास्त्र और बारूद प्राप्त किए, जिससे उनके योद्धाओं को एक महत्वपूर्ण लाभ मिला। इससे भी अधिक परिवर्तनकारी उनकी सेना में घोड़ों का परिचय था। उन्होंने अपने लोगों को विशेषज्ञ घुड़सवार बनने के लिए प्रोत्साहित किया, एक कौशल जो बासोथो राष्ट्र का पर्याय बन जाएगा। घुड़सवार सेना और आग्नेयास्त्रों का यह दुर्जय संयोजन बासोथो सेना को दक्षिणी अफ्रीका में एक दुर्जय शक्ति बना दिया। उनकी रणनीतिक दिमाग से निर्देशित इस आधुनिक सेना ने मोशे शोए प्रथम को शक्तिशाली विरोधियों के उत्तराधिकार के खिलाफ अपने साम्राज्य की रक्षा करने की अनुमति दी। उन्होंने जोलू साम्राज्य के अवशेषों, मजिलिकाजी के अधीन दुर्जय नरेबेले और विभिन्न अन्य प्रतिद्वंदी समूहों के हमलों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। उनकी सबसे आश्चर्यजनक जीत है, हालांकि ब्रिटिश साम्राज्य की अनुशासित और अच्छी तरह से सुसज्जित सेनाओं के खिलाफ आई। अन्य ये सी गए उन्होंने मेजर हेनरी वॉर्डन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना का सामना पुनोनिया बेला के युद्ध में किया, जिसे वियर वोएट के नाम से भी जाना जाता है। मोशे शोए प्रथम के इलाके के बेहतर ज्ञान और शानदार छापामार रणनीति ने बासोथो के लिए एक निर्णायक जीत हासिल की। खुश होने के बजाय मोशे शोए प्रथम ने शांति के लिए अनुरोध करते हुए एक राजनयिक संदेश भेजा और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया।
Cái sarà dici che aspet allegena setes el name kowai dotare. एनसीआरजी से एलनास कियाना तय अलिगैसी खैर वो टेप्टाइड कार्ड के तहत लौटाए आ का बदला लेने की तलाश में एजित सी मत है एलियाना फेगन सोवलना तय इससे बैरिया का युद्ध हुआ नाव से सकायो ठेठ सुख है जहां मोशो शोए प्रथम द्वारा कैथकार्ड की सेनाओं को फिर से पछाड़ दिया गया। ब्रिटिशों पर महत्वपूर्ण हताहतों को पहुंचाने के बाद मोशो शोए प्रथम ने अपनी सबसे प्रसिद्ध राजनयिक चालों में से एक को अंजाम दिया। उन्होंने कैथकार्ड को एक पत्र भेजा जिसमें ब्रिटिश सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा की गई, लेकिन विनम्रतापूर्वक शांति के लिए पूछा गया। उन्होंने चतुराई से लिखा, आपने अपने सेवक को दंडित किया है, मोहे अब शांति से रहने दे। भेजों से दिया सकता दोस्त शांति से रहने। इससे गर्वित कैथकार्ड को बिना किसी और अपमान के अपनी सेना वापस लेने की अनुमति मिली, एक खोखली जीत का दावा करते हुए, जबकि मोशो शोए प्रथम ने एक बहुत ही वास्तविक शांति हासिल की। हालांकि ऑरेंज फ्री स्टेट के बोर बसने वालों से एक अधिक लगातार खतरा उभरा। बोर भूमि के लिए अपनी अतृप्त भूख के साथ मोशो शोए प्रथम के साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं पर लगातार अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। इससे फ्री स्टेट बासोथो युद्धों के रूप में ज्ञात लंबी और थकाऊ संघर्षों की एक श्रृंखला हुई। बोर की बेहतर मारक क्षमता और अथक दबाव ने अपना टोल लेना शुरू कर दिया। यह पहचानते हुए कि उनके राष्ट्र का अस्तित्व दांव पर है, मोशो शोए प्रथम ने एक बार फिर कूटनीति की ओर रुख किया, इस बार ब्रिटिशों से अपनी सबसे महत्वपूर्ण अपील करते हुए। उन्होंने बार बार महारानी विक्टोरिया की सरकार से सुरक्षा के लिए याचिका दायर की, बोर से अपनी भूमि बचाने के लिए ब्रिटिश क्राउन का विषय बनने की पेशकश की। अंततः उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और बासोतोलैंड को ब्रिटिश संरक्षित राज्य घोषित कर दिया गया। इस कदम ने कदम से ज्ञान करने अपनाने, हालांकि उन्हें कुछ स्वायत्तता की कीमत चुकानी पड़ी। अंततः बासोथो राष्ट्र के मूल और उसकी भूमि को ऑरेंज फ्री स्टेट द्वारा पूरी तरह से आत्मसात होने से बचाया। में मोशो शोए प्रथम ने बहुविवाह का अभ्यास किया, जो उनके समय के राजाओं के लिए एक सामान्य और रणनीतिक अभ्यास था। जिसने उन्हें अन्य कबीलों के साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन बनाने और अपने परिवार के प्रभाव और धन को बढ़ाने में मदद। मामोटो ने राज्य के भीतर बहुत सम्मान और सम्मान का स्थान धारण किया। केवल मामोटो के साथ उनके मिलन से ही बच्चों ने आधिकारिक शाही वंश की रचना की। राजा का बोझ उस पर भारी पड़ता गया। तो सुव्यवस्थित शासन के अंतिम कार्य में उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने सबसे बड़े बेटे लेट्सी प्रथम के पक्ष में त्याग दिया। बासोथो राष्ट्र के महान संस्थापक और पिता शांतिपूर्वक निधन हो गया। उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें उनके प्यारे पहाड़ी चिले उनके द्वारा बनाए गए साम्राज्य के केंद्र में दफनाया गया। मोशो शोए प्रथम की विरासत गहरी और स्थायी है, जो लेसोथो के ताने बाने में बुनी हुई है। उन्हें एक विशिष्ट बासोथो राष्ट्रीय पहचान के लिए आवश्यक आधारभूत कार्य करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने विभिन्न समूहों के बीच एकता को बढ़ावा दिया, एक महाद्वीपीय संकट के शरणार्थियों से एक राष्ट्र का निर्माण किया। उनके कार्यों ने सेसोथो भाषा, परंपराओं और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया। शांति और सुलह की तलाश के लिए उनकी गहरी और स्थायी प्रतिबद्धता बासोथो राष्ट्रीय पहचान का एक आधारशिला बनी हुई है।
Ano beruksaksi anache, hey my death or sore. Yeri my shaktiya march, can't suffice से अताई मतली होना रहती है उनकी मृत्यु की सालगिरह है अकाफे हो सकते हम सख्याची सकते है मोशो एशोए दिवस के रूप में मनाया जाता है महीना सी सोथुजे अनेक नदी सोथो में एक राष्ट्रीय अवकाश है राष्ट्र का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोशोए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ से वहाँ संज्ञान तो बोली हत्या नहीं है गर्व से उनका नाम रखता है उनके द्वारा स्थापित साम्राज्य में आगंतुकों का स्वागत करता है यहाँ तक कि एक प्रकार का चमकीले रंग का मुद्रित सूती कपड़ा प्रतिष्ठित श्वेशवे का नाम उन्हें नाम पर रखा गया है क्योंकि उन्हें फ्रांसीसी मिशनरियों द्वारा उपहार में दिया गया था और उन्होंने इसे अपने पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने में मदद की मोशोए प्रथम की कहानी अफ्रीका में दूरदर्शी नेतृत्व का एक कालातीत उदाहरण है विभिन्न कबीलों को एकजुट करने औपनिवेशिक विस्तार का रणनीतिक रूप से विरोध करने और अंततः चतुर कूटनीति के माध्यम से अपने लोगों की स्वायत्तता बनाए रखने की उनकी उल्लेखनीय क्षमता उन्हें पूरे इतिहास में एक श्रद्धेय व्यक्ति बनाती है